हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है सेल यानी कि कोशिका। अब आप बात करोगे कि कोशिका इतना जरूरी क्यों है, ये तो 11th का पार्ट है, 12th का तो है नहीं। बट आपको मैं बता दूं कि जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो रिप्रोडक्शन के बहुत सारे चैप्टर्स में ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो कि जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी सेल का बहुत सारा पार्ट रहेगा। तो इसलिए जरूरी है इस चीज को समझना, इसको पढ़ना और इसको जानना, ताकि हम जेनेटिक्स और बाकी जो भी चैप्टर्स हैं 12th की उनको काफी अच्छी तरीके से समझ पाए, पढ़ पाए। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल आप जानते हो इसको हम बोलते हैं इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, जो कि सीयूईटी के एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार और आगे भी पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या है तो सीयूईटी के लिए बहुत ही स्पेशल है ये चैप्टर। तो स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपली आप ये समझते हो। एंटन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ये याद रखिएगा। एंटन वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा था एंड डिस्क्राइब भी किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और अगर बात करें कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, बल्कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम आपको याद रखना है, सिडेन एंड स्वान। मैथियास सिडेन एंड थियोडोर स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। दे वेयर प्रपोज्ड द सेल थियरी विच वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो, जो कि बाद में रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई कर दिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एक्चुअली सिडेन एंड स्वान ने प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की और बताया कि जो सेल है वो वाकई में, मतलब जितने भी लिविंग थिंग हैं, जैसे सिडेन ने स्टडी किया प्लांट्स के ऊपर, स्वान ने एनिमल्स के ऊपर, और बताया कि प्लांट्स या एनिमल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं किस चीज के? सेल के, ठीक है। बस उन्होंने इतना ही बताया। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसको और मॉडिफाई किया और कहा कि जो पुराने सेल होते हैं उसी से नए सेल की उत्पत्ति होती है। और इन्होंने एक टर्म बताया जिसको हम बोलते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो इन्होंने दो बातें कही। तो सेल थ्योरी के अंदर क्या आती हैं? दो बातें आती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज एडेड बाय रुडोल्फ विर्चो। तो इसको ऐड किया था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने, ये आप ध्यान रखोगे। सेल के बारे में मैंने आपको पहले भी काफी ज्यादा पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। आप जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या आप बीएससी और बीएससी के एजिप के प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है जिनको देख सकते हो। इससे पहले मैंने रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स और जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ा दिया है कंप्लीटली। तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर आएंगे बहुत जल्द, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। डेली शाम में 7 बजे ये क्लासेस आती हैं, तो क्लासेस हमारी जरूर ज्वाइन कीजिए। और जितनी भी चीजें आपके मन में सवाल हैं आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला हम टॉपिक है कि सेल कितने तरह का होता है। तो सेल दो तरह का होता है, आपको याद रखना है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, एंड जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स ऑल आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ये स्मॉलर साइज के होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगला है ये सेल जो है वो लार्जर साइज की होंगी, यूकैरियोटिक। मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा इसके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं सभी के सभी प्रेजेंट होंगे। सेम चीज कुछ लोगों का रहता है कि मैम हमें हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं। सेम चीजें, जैसे आप जानते हो दो तरह के सेल हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एंटन वॉन लीवेनहॉक, मिथेन, सिडेन एंड स्वान, ये सारी चीजें मैंने हिंदी में भी बताई हुई है। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। अब आप जानते हो माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हो तो वो है माइकोप्लाज्मा।
एंड अगर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो काफी ज्यादा बिग होता है, काफी बड़ा होता है, सिंगल सेल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल किसके किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली। इनका साइज काफी डिफर करता है, बहुत ही वेराइटी के ये होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में बी वैसिलस। अब बैक्टीरिया जो होता है वो 4 तरह का होता है, आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया इज मोस्टली 4 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं बैसिलस, और ये बैसिलस रॉड शेप का होगा, कोकस स्फेरिकल शेप का होगा, विब्रियो कॉमा शेप का होता है एंड स्पाइरुलम स्पाइरल शेप का होगा। तो टोटल 4 बैक्टीरिया हो गए, और ये चारों बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, और इसके शेप के आधार पे ही हमने इसको बांटा हुआ है कि ये टोटल 4 तरह के होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एग्जाम के लिए फेवरेट होते हैं, और कुछ फेवरेट हो ना हो, फैक्ट्स पूछे ना पूछे, एक्सेप्शंस जरूर पूछते हैं, तो इसलिए एक्सेप्शंस पे आपको ध्यान देना है, एक्सेप्शंस को छोड़ के नहीं चलना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्शन में कौन आता है, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी नेकेड होता है, ध्यान रखना है आपको। इसमें एक प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए कहने का मतलब है कि आप जानते हो डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन एक अलग से साइटोप्लाज्म के अंदर एक डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम इसे कहते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्पेशल फीचर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और इसीलिए बैक्टीरिया को जल्दी कोई दवा नहीं मार पाता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सभी जो भी होते हैं ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेसोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक क्राइटेरिया है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ पार्ट ऐसे निकले हुए होते हैं दैट आर नोन एज मेसोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं, कौन कौन से, 50S एंड 30S। आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे आपको नाम आएंगे, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते भी हैं कि इतना सारा नाम है कैसे याद रखेंगे, इजिली याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से और इजी वे में मैं सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, और ये किस चीज से बना होता है, तो ये 50S प्लस 30S राइबोसोम से बना होता है। इसमें जो ये 50S राइबोसोम है इसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, दे आर नोन एज लार्जर सब यूनिट, ठीक है, और ये 30S को हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। अब बोलोगे कि 30 और 50 तो हम ऐड करेंगे तो 80 होता है, तो ये 70 कैसे है, तो एक्चुअली जो 10 यूनिट्स है वो खर्च हो जाते हैं दोनों को ऐड करने में, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सिर्फ 70S है, जो कि जिसमें 2 यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये अटैच्ड अगर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होंगे, अब ये क्या होता है मैसेंजर आरएनए, क्या चीजें होती हैं वो सब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझो कि राइबोसोम अगर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड है तब हम उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है, या इसको हम पॉलीजोम भी कहते हैं, याद रखना है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी थी। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे देख लेते हैं, अगर रिजर्व मटेरियल की बात करो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजर्व मटेरियल तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा ही, तो उन रिजर्व मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वो इनमें प्रेजेंट होता है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, एक राउंड सर्कुलर बॉडी बन जाता है जिसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, या इसमें हो सकता है फॉस्फेट या ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजेन या जो भी
तो ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है जिसके अंदर रिजर्व मटेरियल रखा हुआ रहता है। कुछ अलग बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें अलग चीजें पाई जाती हैं, जैसे गैस वैक्यूल्स, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है, जो कि पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल जो होगा ये प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंगी, ये जो ग्रुप है, जो फाइलम है, इन सभी के अंदर पाया जाता है। प्रोटिस्टा आप जानते हो एक किंगडम है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोग 11th अच्छे से पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा कि 5 किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। इन 5 किंगडम में से एक किंगडम जो है बैक्टीरिया से मतलब वो पूरे मेंबर उसके बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसको हम मोनेरा कहते हैं। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, ये 4 किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी किस चीज के बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे हमारी बॉडी कह लो, ह्यूमन कह लो, बंदर कह लो, कुत्ता, भालू, बंदर, व्हाटएवर जो भी कह लो, सब के सब किस चीज के बने होंगे? यूकैरियोटिक सेल के। तो अब अगर यूकैरियोटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब होगा तो उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो अरेंज होगा किसमें? क्रोमोसोम के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे और इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है और इस क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बाहर में तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही, उसके बाद सेल वॉल होगा, उस सेल वॉल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, राइबोसोम होंगे, साइटोस्केलेटन होगा, सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रियोल होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, माइक्रोबॉडी, सिलिया, फ्लैजिला एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और गोल्जी एपरेटस भी पाया जाएगा। अगर प्लांट्स है तो उसके इसमें वैक्यूल्स भी होंगे। तो ये इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार देख लेते हैं सेल को। एक रफ एनिमल सेल या प्लांट सेल, ये एनिमल सेल है तो इसको हम देखते हैं। सबसे ऊपर एक कवर है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें अगर आपने पढ़ाई की होगी अंदर तो पता होगा आपको कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, होता ही नहीं है। तो हमें सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना है। तो सबसे बाहर का जो कवर होगा वो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर कवर क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो ये कंप्लीट जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो लिक्विड होगा, दैट लिक्विड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, लंबा लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। कुछ ये रॉड लाइक से फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये एक लंबा लंबा थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, इसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। ये छोटा सा यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट और एनिमल सेल के बीच दूसरा डिफरेंस, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होगा और अगर वो प्रेजेंट होता भी है तो वो काफी छोटा होगा। जो आप देख भी रहे हो काफी छोटा सा है वैक्यूल। यहाँ पे इस तरह से एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको हम सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। इसके अंदर पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होंगे। ये पेरोक्सीसोम जो है ये बेसिकली काम करता है फूड को रिजर्व करके रखने का। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियोलस के ऊपर ये सब जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन एंड दैट क्रोमैटिन मेक्स क्रोमोसोम्स। तो आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाहर जो ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये छोटे छोटे वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर हैं, दैट इज नोन एज राइबोसोम। तो आज की क्लास के लिए
प्लांट सेल और सॉरी एनिमल सेल हमने देख लिया है। अगली क्लास में देखेंगे प्लांट सेल और बाकी सारी चीजें। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।